हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है और जिसका हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में दोस्तों पार्ट इसका फोर्थ होगा, यानी चौथे पार्ट में आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे पहले वो देख लीजिएगा। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कफ को के बारे में, कोल्ड के बारे में कम्प्लीटली बात कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में और वोमिटिंग के बारे में। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए दोस्तों, जो आज का लेक्चर है वो हमारा है कहाँ से? डायरिया से। देखिए डायरिया क्या होता है, दस्त क्या होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लूज मोशन की। लूज मोशन की आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जिसे ही हम डायरिया या दस्त भी कहते हैं। देखिए डायरिया एक कॉमन गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल सिम्टम्स है, यानी हमारे जीआईटी से रिलेटेड एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है, जिसमें फ्रिक्वेंट लूज एंड वाटरी स्टूल होते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है लगातार, यानी कह रहे हैं बार बार क्या होता है, लूज एंड वाटरी स्टूल। जो मल होता है दोस्तों ढीला हो जाता है, वाटरी हो जाता है, यानी पानी की तरह मल हो जाता है। यह यूजुअली माइनर अलाइनमेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? माइनर अलाइनमेंट मतलब छोटी मोटी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सीवियर क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अगर बार बार अगर आपको दस्त हो रही है तो आपकी बॉडी से दोस्तों पानी की कमी हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हो जाना एक सीवियर कंडीशन माना जाता है। या परसिस्टेंट डायरिया हो, यानी कहने का मतलब है आपको डायरिया ठीक ही नहीं हो रहा है, वो काफ़ी दिन से चल रहा हो। या कहने का मतलब ब्लड इन स्टूल, यानी जो ब्लड हो, जो आपके आरबीसी हैं, ये क्या हो जाए, स्टूल में आने लगें, आपके मल में आने लगें, तब इसे दोस्तों हम सीवियर कंडीशन मानते हैं। किन परिस्थितियों में ध्यान दीजिएगा? डिहाइड्रेशन हो जाने पर, परसिस्टेंट डायरिया होने पर, यानी लगातार डायरिया बनी है, या ब्लड क्या आ रहा है, स्टूल में आ रहा है, तब इसे हम दोस्तों सीवियर कंडीशन मानते हैं। और सीवियर कंडीशन पे मानने पर आपको पता होगा कि हमको डॉक्टर के साथ उसे क्या करना होता है? कंसल्ट करना होता है। यानी कहने का ये सब चीज़ें होने पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फार्मासिस्ट का रोल है कि पेशेंट को सेफ ओटीसी मेडिसिन, हाइड्रेशन और सेल्फ केयर मेजर के बारे में क्या करे, उसे गाइड करे। यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है? उस पेशेंट को क्या बताए? ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताए, कैसे हाइड्रेटेड रहना है उसके बारे में बताए, साथ में अपनी देखभाल वो कैसे कर सकता है उसके बारे में उसे गाइड करे। क्लियर? टाइप्स ऑफ डायरिया की बात करें, एक बात करेंगे एक्यूट डायरिया। नाम से क्लियर हो रहा है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों जो कम समय के लिए हो, जैसे कहने का मतलब जो 14 दिन से कम होता है उसे एक्यूट डायरिया के अंतर्गत जानते हैं। और किसके कारण ये होता है दोस्तों? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में मेनली कौन सा वायरस दोस्तों? रोटा वायरस। जो एक्यूट डायरिया होता है रोटा वायरस के कारण होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण भी हो सकता है। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब नहीं बताया है। यूजुअली ये क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। आगे बात करेंगे क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या होता है? जो का 4 वीक से ज़्यादा हो। कहने का मतलब है पुराना दस्त, यानी लगातार आपको 4 वीक यानी कि 1 महीने से आपको दस्त हो रहा है। वो किसके कारण हो सकता है दोस्तों? आईबीडी के कारण, आईबीएस के कारण, या माल एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। आईबीडी का मतलब होता है दोस्तों इंट्रा बाउल डिजीज, इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज, सॉरी। आईबीडी का मतलब होता है इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज और आईबीएस का मतलब होता है इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम। क्लियर? एक अगला क्या डायरिया है दोस्तों, जो है ट्रेवलर्स डायरिया, यानी यात्रा के समय दस्त होता है। यानी कहने का मतलब जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आप कहीं न कहीं आप भोजन पानी आपका बदल जाता है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों? डायरिया होता है। किसके कारण? देखिए कंटामिनेटेड फूड और वाटर इन ट्रेवल डेस्टिनेशन, यानी कहने का मतलब जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर को इनटेक करते हैं, जिसके कारण दोस्तों जो डायरिया होता है उस डायरिया को हम ट्रेवल्स डायरिया कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके सिम्टम्स के। सिम्टम्स आपको क्लियर है। फ्रिक्वेंट लूज वाटरी स्टूल आपको होगा। एब्डोमिनल आपके पेन होंगे, यानी पेट में आपको दर्द महसूस होगा। नोजिया होगी, मतली आएगी। माइल्ड फीवर, हल्का बुखार आ सकता है। डिहाइड्रेशन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं दोस्तों? आपको बार बार प्यास लगेगी, आपका मुंह सूखा सूखा लगेगा और आपको पेशाब की कमी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब आप पेशाब कम करेंगे। क्योंकि दस्त के कारण जो भी वाटर सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी में मल के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। रेड फ्लैग, अब हमने बताया है रेड फ्लैग क्या है, ऊपर हमने भी बात किया था। जब आपके स्टूल में ब्लड या म्यूकस आने लगे, या हाई फीवर हो जाए,
या परसिस्टेंट डायरिया, यानी कहने का मतलब है चिल्ड्रन और एडल्टी में जो डायरिया हो क्या वो परसिस्टेंट हो जाए, यानी लगातार बनने लगे। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन के साइन आपको दिखने लगे तो रेड फ्लैग मारे जाते हैं। और आपको पता है रेड फ्लैग होने पर दोस्तों तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, यानी मेडिसिन से रिलेटेड आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं एक फार्मासिस्ट के नाते। पहले आप उसे देंगे दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS देंगे। क्लियर। ये जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी में जो पेशेंट होंगे, पेशेंट की बॉडी में हाइड्रेशन यानी कहने का मतलब पानी की कमी होने से उसे प्रिवेंट करेगा। मेंटेन करेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लूज मोशन के कारण जो भी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर निकल रहे थे उनको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। उसको क्या करेगा, उसको वापस से रिहाइड्रेट करेगा, यानी कहने का मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी को, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को वापस से कौन बनाएगा दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बनाता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया है, यानी छोटे से लेकर थोड़ा मध्यम तक अगर आपको डायरिया है तो इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर किसी को भी डायरिया हो रहा है तो उसको ORS जरूर दें। ORS बनाने का भी एक तरीका बता दे रहे हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। नमक लीजिएगा, चीनी लीजिएगा, उन दोनों को आपको सब पानी में उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसे आपको पेशेंट को पिला देना है। ये आपका ORS ही एक प्रकार का माना जाता है। अगर आप घर पे ही हैं तो आप ये सब चीज़ें उन्हें दे सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों एंटी मोटिलिटी एजेंट, ये दस्त को रोकने वाली कुछ मेडिसिन होते हैं। जैसे अब एक बात करें तो लोपरामाइड आता है, यूज फॉर सिम्पेटोमेमेटिक रिलीफ इन अडल्ट विथ एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया में इसे आप दे सकते हैं डायरिया को रोकने के लिए। इसका नाम क्या है दोस्तों, लोपेरामाइड। नॉट फॉर चिल्ड्रन ब्लडी डायरिया और फीवर, अगर आपको ब्लडी डायरिया हो रहा है या बच्चे हैं या फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में इन दवाओं को, लोपेरामाइड को नहीं देना है। ये किसके लिए हुआ है दोस्तों, ये अडल्ट के लिए दिया जाता है। किसके लिए दोस्तों, अडल्ट के लिए इसे दे सकते हैं, वो भी तब जब उसको क्या हो, एक्यूट डायरिया हो। एक्यूट डायरिया क्या होता है अभी ऊपर हमने बात कर लिया है। आगे बात करेंगे दोस्तों एडजॉर्बेंट होते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं दोस्तों, पेट साफ करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे कायोलिन है, एटाफुलोगीट है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं टॉक्सिन को और रिड्यूस कर देते हैं स्टूल फ्रीक्वेंसी को। और जो फ्रीक्वेंसी है जो स्टूल की, यानी जो बार बार जो मल हो रहा है उसको रिड्यूस कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है पेट को साफ करने वाली मेडिसिन ये मानी जाती हैं। आगे है प्रीबायोटिक यानी प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक में देते हैं दोस्तों लैक्टोबैसिलस स्पीसीज देते हैं, जो कि रिस्टोर कर देता है नॉर्मल गट फ्लोरा को, रिड्यूस कर देता है डायरिया के ड्यूरेशन, यानी कहने का मतलब जो डायरिया लंबे समय तक हो रहा है उसको कम कर देता है। क्या देते हैं, प्रोबायोटिक देते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप उन्हें क्या ऐसी चीज़ें एडवाइस कर सकते हैं जो बिना मेडिसिन के क्या हो, बिना मेडिसिन को उनको क्या करे, रिलीफ करे। जैसे आपने बता सकते हैं आप हाइड्रेटेड रहिएगा, मतलब आप पानी लगातार पीजिए, जैसे ORS हो गया, वाटर हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सब चीज़ें पी सकते हैं। डाइट अच्छा लीजिएगा, यानी कहने का मतलब बनाना, राइस, एप्पल, टोस्ट। अवॉइड ऑयली फैट स्पाइसी फूड, आपको ऑयली फैट एंड ऑयली फैटी स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, यानी कहने का मतलब आपको तेल मसाला ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। रेस्ट करिएगा, यानी बॉडी को रिकवर करने के लिए पर्याप्त आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी। हाइजीन रखिएगा, क्योंकि हैंड वॉशिंग, क्लीन फूड वाटर से आपको जो डायरिया है उसमें आराम मिलेगा। नहीं तो अगर आप अनहाइजीनिक फूड खाते ही रहेंगे तो आपको डायरिया ठीक नहीं होगा। बात करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है, हमने अभी भी ऊपर वही बात किया है, फिर से वही देख रहे हैं। पेशेंट असेसमेंट करेंगे, मेडिकेशन सेलेक्ट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ये सब पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा गया है। फिर उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसको मॉनिटर करना है और साथ में पेशेंट को ज़रूरत पड़ने पर उसे रेफर कर देना है। अगला जो हमारा यहाँ पे डिजीज आ रहा है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है दोस्तों कब्ज। कब्ज क्या है, कब्ज देखिए जैसे स्टूल में क्या होता है, उसमें डायरिया में क्या हो रहा था, उसमें स्टूल लगातार हो रहा है। कब्ज में स्टूल नहीं हो पाता है, वो क्या होता है, वो कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके कारण क्या, कहने का मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन कब्ज की, तो कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल प्रॉब्लम है। ये भी क्या है, हमारे GIT से रिलेटेड एक समस्या है, प्रॉब्लम है, एक सिम्टम्स है, जिसमें स्टूल हार्ड हो जाता है, इनफ्रिक्वेंट हो जाता है और डिफ़िकल्ट टू पास, और उसे पास करने में डिफ़िकल्ट होता है, यानी दिक्कत होता है। यह माइनर एलिमेंट हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लड इन स्टूल होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फार्मासिस्ट का रोल है कि पेशेंट को सेफ पोटेसी मेडिसिन, डाइटरी एडवाइस, सेल्फ केयर,
मरीजर को गाइड करे। यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, वही पुराना कि उसको सही ओटीसी मेडिसिन, सही डाइटरी इनटेक, आपको क्या चीज़ें खाना चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिले, और साथ में आप कैसे अपनी खुद की देखभाल कर सकते हैं इसके बारे में एडवाइस करना होता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसके कॉज के, किसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देखिए डाइटरी फैक्टर्स, यानी कहने का मतलब है लो फाइबर डाइट, इनएडिक्वेट फ्लूइड। जब आप पानी कम पीते हैं और फाइबर ऐसी चीज़ खाते हैं, ऐसे भोजन खाते हैं जिसमें फाइबर कम हो, और पानी भी कम पी रहे हैं, इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर से भी रिलेटेड है, यानी कहने की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब आप न दौड़ रहे हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके कारण भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ड्रग इंड्यूस, मतलब दवा के कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे ओपियाइड हो सकते हैं, एंटासिड हो सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक हो सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट हो सकते हैं। इन सब के कारण भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो सकती हैं। मेडिकल कंडीशन, कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में आईबीएस, इंटेस्टिनल बाउल सिंड्रोम में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो सकती हैं। बिहेवियर भी के कारण भी हो सकता है। इग्नोरिंग अरेंज टू डिफिकल्ट, मतलब आपको मल त्यागने की मतलब जैसे ज़रूरत है, बट आप क्या कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। आप शौच नहीं जा रहे हैं, आप उसे रोक रहे हैं। इसके कारण भी दोस्तों ऐसा करने से, बार बार करने से तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो जाती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या है इसका, इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, यानी कहने का मतलब है कम बार मल को त्याग करना। ये क्या है, इसके सिम्टम्स होते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, मल को अच्छे से त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से रिलीफ नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पास नहीं कर पा रहे हैं। हार्ड टू लंपी स्टूल, जो मल होता है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। स्टैंडिंग, यानी कहने का मतलब है मल त्याग करने के समय क्या होता है, दर्द होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द या ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रेड फ्लैग की बात करें, आपको कब डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है, जैसे अगर ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका पेट दर्द कर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, वो आपका बॉडी का वेट है जो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन जब आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। हम बात करेंगे दोस्तों फार्माकोलॉजिकल एडवाइस। फार्माकोलॉजिकल एडवाइस क्या क्या दिया जा सकता है, जैसे बल्क फार्मिंग लैक्जेटू दिए जाते हैं। लैक्जेटू क्या होते हैं दोस्तों, आप फार्माकोग्नोसी में भी पढ़े होंगे। लैक्जेटू क्या होते हैं, स्टूल को ढीला करने वाले क्या होते हैं, एक सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम देने के बाद क्या करता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वो क्या होता है, पानी की जो क्वांटिटी है उसे क्या करता है, रिस्टोर करने में मदद करता है, जिसके कारण मल क्या हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं। इसमें आता है दोस्तों पिसाइलम या मिथाइल सेलुलोज हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब वाटर करेंगे, इंक्रीज स्टूल बल्क जेंटाइल रिलीफ, और करें जो स्टूल है उन्हें क्या करेंगे, बल्क में उन्हें क्या करेंगे, उन स्टूल को आराम से रिलीफ करने मतलब करने बॉडी से पास आउट करने में मदद करेंगे। और कैसे, पानी को एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करके करेंगे। सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, आप उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अगला क्या, स्टूल सॉफ्टनर, यानी कर रहे हैं जो मल है उसको नरम कर रहे हैं, उसको ढीला करेंगे। इसमें आता है दोस्तों डिकॉस्ट सोडियम आते हैं, जो सॉफ्टवेयर स्टूल या इजी पासेज के लिए यूज किए जाते हैं। आगे बात करेंगे ऑस्मेटिक लैक्जेटू आते हैं, जैसे लैक्टोलोज हो सकता है, सिरप में आता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल हो सकते हैं। ड्रा वाटर इनटू कोलन, जो कि क्या करते हैं, कोलन आपकी जो कोलान होता है उस कोलान में वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज बॉल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो मल होता है आसानी से पास आउट कर सकते हैं। स्टूमुलेंट लैक्जेटू भी होते हैं। स्टूमुलेंट लैक्जेटू क्या है, तेज असर करने वाली लैक्जेटू होते हैं, जैसे सेना है या बीसा कोएडाइल है। स्टूमुलेट करता है बाउल कंस्ट्रक्शन को, शॉर्ट टर्म यूज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एवॉइड लॉन्ग टर्म यूज डिपेंडेंसी रिस्क, क्योंकि आप इसे लंबे समय तक अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इसके डिपेंडेंसी की रिस्क हो सकती हैं। बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं। पहला जो एडवाइस देंगे दोस्तों वो डाइट पे लेंगे, यानी हाई फाइबर डाइट आपको खाना है, और पानी को अच्छे से पीना है, एक्सरसाइज करना है। बिहेवियर मतलब आपको जब भी रिस्पॉन्ड टू अर्जेंट हो डिफिकल्ट को, तो आपको जाके क्या करना है, मल को त्याग करना है। रूटीन दिनचर्या कैसे मेंटेन करना उसके बारे में क्या करेंगे, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल में उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या
क्या रोल बनता है, वही पेशेंट का असेसमेंट करना, मेडिकेशन का सिलेक्ट करना, काउंसलिंग करना, एजुकेशन करना, मॉनिटरिंग करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे रेफ़र कर देना। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अगला जो हमारा इसमें डिजीज आ रहा है वो क्या, वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है, उल्टी क्या होता है, आप सबको पता ही होगा कि ये भी हमारे क्या है जीआईटी से रिलेटेड एक समस्या है, जिसमें स्टोमच का जो कंटेंट होता है दोस्तों वापस से माउथ के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखिए वोमिटिंग एक कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है, जिसमें स्टोमच जो कंटेंट होता है फोर्सफुली एक्सप्लोजन द्वारा क्या हो जाता है, माउथ में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है जो हमारी स्टोमच का जो कंटेंट है जो हमने खाया हुआ था वो किसी भी कारण से हमारे माउथ में वापस रिटर्न आ जाता है, उसी को दोस्तों हम वोमिटिंग कहते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी, ड्रग्स या सिस्टमैटिक इलनेस के कारण हो सकता है। फार्मासिस्ट का क्या वही रोल है, पेशेंट को सेफ पोटेसी मेडिसिन प्रोवाइड करे, हाइड्रेशन रखे और सेल्फ केयर के बारे में क्या बताए, मेजर करने के गाइड करे, सीरियस कंडीशन होने पर उसे डॉक्टर के पास रेफर कर दे। कॉज की बात करें तो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो इन्फेक्शन वायरल हो सकता है या किसी फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, मोशन सिकनेस के कारण हो सकता है। मोशन सिकनेस क्या होता है दोस्तों बता दें, जब आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान से जब ट्रेवल करते हैं बस में, ट्रेन में, तो वहाँ पे क्या होता है, कार में या प्लेन या सीट कहीं भी आप जब ट्रेवल करते हैं तो ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करने पर आपके बॉडी में जो भी कंटेंट होता है वो चांस हो रहता है कि वो आपके माउथ के थ्रू बाहर आ जाए। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है, मॉर्निंग सिकनेस या हार्मोनल चेंजेस के कारण देखने को मिलता है कि वोमिटिंग होती है। ड्रग के कारण, कुछ दवाएं के कारण जैसे कीमोथेरेपी, ओपियाइड, एंटीबायोटिक्स के कारण भी दोस्तों वोमिटिंग हो सकती है। अदर सिस्टमेटिक कॉज हो सकती जैसे माइग्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, लिवर डिजीज के कारण भी वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स आपको क्लियर है, फोर्सफुली एक्सप्लोजन होता है, स्टोमच कंटेंट जो स्टोमच का कंटेंट हो आपको खांसी के माध्यम से या किसी के माध्यम से फोर्सफुली क्या हो जाता है, आपकी माउथ तक आ जाता है। नोजिया होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन और साथ में पानी की कमी हो जाती है। रेड फ्लैग की बात करें तो अगर ये वोमिटिंग अगर 24 आवर से ज़्यादा है बड़ों में तो अब इसे क्या माना जाता है, रेड फ्लैग माना जाता है। अगर बच्चों में 12 घंटे से ज़्यादा उल्टी हो रही है तब उसे माना जाता है रेड फ्लैग के अंदर। ब्लड इन वोमिटिंग में आ रहा है तब भी इसे बहुत सीरियस कंडीशन माना जाता है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जैसे ड्राई माउथ, रिड्यूस यूरिन, लेथर्जी, ये जैसे समस्याएं होने पर दोस्तों डिहाइड्रेशन होने पर कहने का मतलब है उसे रेड फ्लैग के अंदर माना जाएगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन या हाई फीवर होने पर साथ में तब भी उसे रेड फ्लैग माना जाएगा। और आपको पता है रेड फ्लैग होने पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला जो है हमारा फार्माकोलॉजिकल एडवाइस। फार्माकोलॉजिकल एडवाइस में हम पहले पढ़ेंगे एंटी इमेटिक, यानी उल्टी को रोकने वाली मेडिसिन को हम इमेटिक, एंटी इमेटिक, देखिए इमेटिक का मतलब होता है उल्टी, और एंटी लग गया है तो मतलब उसको रोकने वाली, यानी उल्टी को रोकने वाली जो मेडिसिन होते हैं उसे बोलते हैं एंटी इमेटिक। इसमें आता है दोस्तों डाइमेन हाइड्रीनेट एंड साथ में मेक्लीजीन क्लियर, जो मोशन सिकनेस के मेनली दिया जाता है। प्रिवेंट नोजिया वोमिटिंग, यानी कहने का मतलब है जी मचलाना, वोमिटिंग के लिए दिया जाता है। और ये दोस्तों ड्राउनिस कॉज करा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, यानी कहने प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर ORS इसमें दी जाती है। इसेंशियल इन वोमिटिंग पेशेंट, जो भी पेशेंट वोमिटिंग करे उन्हें ORS दिया जाता है, जैसे आपने पढ़ा है अभी हमने डायरिया के टाइम पे भी दे रहे थे। आगे बात करेंगे एंटासिड या गैस और एसिडिटी के लिए भी दिया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। रिलीफ माइल्ड नोजिया एसोसिएटेड विथ एसिड रिफ्लक्स, जब किसी एसिड रिफ्लक्स का आपको पता है हमारे स्टमच में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से भी उल्टी होती है। तो उसको काउंटर करने के लिए, यानी उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या देंगे, एंटासिड। कहने का मतलब हम क्या देंगे, एंटासिड। एंटासिड का मतलब होगा क्षार। हम क्या करेंगे, एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या देंगे, क्षार देंगे। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों, क्षार हैं। और क्षार को देकर हम क्या करते हैं, उसको उसमें आराम करवा सकते हैं। आगे बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस क्या देंगे, आपको पानी पीते रहना है, आपको भोजन अच्छा लेना है, जैसे बैलेंस डाइट लेना है, अवॉइड स्पाइसी, फैटी और हैवी फूड को आपको अवॉइड करना है। आराम आपको अच्छे से करना है, साथ में अवॉइड ट्रिगर, जिसके कारण उल्टी हो रहा है उस चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे मोशन एक्सपोजर, आपको ट्रेवल नहीं करना है उस टाइम पे। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं लेना है।
कोल्ड कंप्रेसर में करने का मतलब है फॉर नोजिया रिलीफ के लिए हम कोल्ड कंप्रेसर ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या रोल है आपको पता है, पेशेंट का असेसमेंट करना, मेडिकेशन का सेलेक्ट करना, काउंसलिंग करना, एजुकेशन करना, मॉनिटरिंग करना और रेफर करना। अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो उसे रेफर कर सकते हैं। रेफर कब करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा जब भी रेड फ्लैग होगा तभी उसे रेफर कर दिया जाता है। अगला जो हमारा इसमें डिजीज आता है दोस्तों क्या, फीवर हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। अब अभी तक आपने अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।